नमस्कार और जय हिंद। बिहार चुनाव से जुड़े इस खास शो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। इस शो में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में सीएम फेस पर और इस पर दोनों गठबंधन की ओर से जारी सियासत की। साथ ही बात फ्रेंडली फाइट की भी होगी। आखिर फ्रेंडली फाइट क्या होती है और ये कैसे होती है। आखिरकार महागठबंधन में जारी सियासी संग्राम थमता नजर आ रहा है। गठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदों के मुताबिक ही महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, जबकि डिप्टी सीएम का फेस मुकेश सहनी होंगे। हालांकि दूसरे डिप्टी सीएम का चेहरा अभी तक तय नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है। नाम में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे और हम सब जो बैठे स्टेज पर। नामों के ऐलान के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे नेता तो तेजस्वी यादव हैं। एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर एनडीए पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने एक बार फिर जनता से कई वादे कर डाले। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। भाई, हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करे। महागठबंधन के इस ऐलान के बाद एनडीए में दबाव बढ़ गया है, क्योंकि एनडीए में सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन बीजेपी और जेडी ने इस मुद्दे पर महागठबंधन पर पलटवार किया है। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। बड़ी देर भय नंदलाला, प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया है, जिनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने शानदार पराजय हासिल किया। दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत अमित है, मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता बादशाह आलम है, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी हैं, मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी हैं
और मेरे साथ समीर चौगावकर जी है जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले दिलीप सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तेजस्वी को सीएम डिक्लेयर करने से फायदा होगा या नुकसान? दोनों पक्ष हैं, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि जो महागठबंधन के जो तमाम तरह की गांठों की हम बात कर रहे थे, हालांकि अभी भी कुछ फ्रेंडली फाइट्स हो रहे हैं, उस पर आप चर्चा करेंगे, तो उसको लेके उन्होंने विराम लगाया कि नहीं, हमारे में कोई हम लोगों के बीच कोई किसी भी तरह की अब मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। लगातार उन्होंने कहा कि भाई हम यूनाइटेड हैं, इस बात को आप संदेश दीजिए। लगातार मनोज झा जी यही कह रहे थे कि आप जो है इकट्ठा होने का संदेश दीजिए, सबको आमंत्रित करके यही कह रहे थे। तो एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी, अमित शाह भी सब बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रक्रिया बताई थी अमित शाह जी की भाई जब विधानमंडल की बैठक होगी तो उसके बाद चुने जाएंगे मुख्यमंत्री। तो उसको लेके ये तमाम तरह की बातें वहीं से शुरुआत हुई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये अब होगा कि सबसे पहली बात तो ये जो हमें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, नीतीश कुमार के नाम को मुझे लगता है पब्लिकली बताना पड़ेगा कि हाँ वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उससे जो है अभी जो एडवांटेज है, जो मैं कुछ और भी एडवांटेज है उसको बता सकता हूं, लेकिन जो वो एक दबाव जो है इमीडिएटली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खास करके रहेगा। और मुझे लगता है अभी जो प्रवक्ता थे वो जो बता रहे थे कि नीतीश कुमार स्वाभाविक रूप से उनको मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जफर आलम ने बताया हमारे संवाददाता को अभी कुछ देर पहले उन्होंने बताया। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को लेके कल रैली में जा रहे हैं, कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं, वहाँ इस बाबत कोई बात कहे। लेकिन जो डिसएडवांटेज है वो ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो ये कि अब सब भ्रष्टाचार का मुद्दा जो कि उनके ऊपर चार्जशीट फ्रेम हुआ है वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा। उसके बाद जो अपराध और तमाम तरह के अपराध से जुड़े हुए जो लोग हैं, खास करके शहाबुद्दीन है या इस तरह के जो लोग हैं, और लालू जी के ऊपर ये आरोप लगातार विपक्ष हमलावर रहा है, नीतीश कुमार हमलावर रहे हैं कि वो जो है अपराधियों को संरक्षित करते हैं, देते रहे हैं, वो एक हमला बढ़ेगा। क्योंकि अब तीसरी बात ये कि यादव और मुस्लिम माय समीकरण, यही दो समीकरण है, इसके विपरीत एक बाकी लोग को लामबंद करने में ये एक डिसएडवांटेज है एनडीए महागठबंधन के लिए। एमवाई के खिलाफ बाकी लामबंद होने की ये एक प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अगर देखें तो जो मुकेश सहनी को जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए दिया है, नामित कर दिया कि वो अगर सरकार उनकी बनती है तो उप मुख्यमंत्री होंगे, तो एक अच्छा दाव है। लेकिन इस दाव के अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो एक सामाजिक समीकरण बनाने का एक अच्छा प्रयास देखेंगे। लेकिन उस सामाजिक समीकरण के विपरीत जो समीकरण एनडीए, उसके बाद कोशिश ये होगी कि एनडीए जो है ये कोशिश करेगी कि ये 60-65 जो भी 35-32 जो भी है, एक बड़ा गठबंधन, इनके विपरीत जो है यादव मुस्लिम, इनके विपरीत एक बड़ा महत्वपूर्ण गठबंधन को, सामाजिक समीकरण को बनाया जाए। सामाजिक स्तर पे, जमीनी स्तर पे, मतदाता के स्तर पे ये काम ये करेंगे। और तीसरी बात कि चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई को हो, उनके अनुभव को लेके हो, अब इनको पता है कि नीतीश कुमार के आगे, और दूसरा जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो प्रचार एक तरह से फ्रंट है वहां पे, डबल इंजन की सरकार में सबसे बड़ा चेहरा होंगे। सबसे बड़ा चेहरा तो वो है नीतीश कुमार जो है विकास का। वो कहेंगे भाई देखिए मैंने गांव में सड़क पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, तो वो जो है वहां पे हमने सारे अपराधियों को खत्म किया, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया। तो ये कई चीजें होंगी। जो एडवांटेज आपको जितना दिख रहा है उतना आपको डिसएडवांटेज भी दिखेगा। मुझे मुझे दिख रहा है इस वक्त इमीडिएटली, अगर फर्स्ट रिएक्शन इसको कहें तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी। लेकिन एडवांटेज की बात कर लेते हैं समीर चौगावकर जी। तेजस्वी यादव युवा हैं, तेजस्वी यादव ने 17 महीने के अपने कार्यकाल में कुछ तो करके दिखाया, ये करके दिखाया कि हाँ वो गवर्नेंस कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के जितने निगेटिव पॉइंट्स हैं उसके ऊपर उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि उनके पास एक अच्छा कास्ट इक्वेशन है, और सनफ मल्लाह को साथ कर उन्होंने लगभग 40% वोट जो है अपने खाते के अंदर कर लिए हैं। 16 दूआ 32 और 32 में 8 जोड़े आपने 40। तो क्या ये एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पे भारी नहीं पड़ेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो तेजस्वी यादव पे भारी पड़ने वाला है वो लालू प्रसाद यादव के 15 साल का जो सरकार रही है, जो जंगल राज के रूप में जानी जाती थी। तो लालू प्रसाद यादव का जो शासन रहा था वो उसकी छाया से तेजस्वी मुक्त नहीं हो सकते। वो तेजस्वी के ऊपर रही हो कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से, हालांकि आज लालू प्रसाद यादव नहीं आए थे, कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने पूरी पार्टी को कंट्रोल कर लिया है,
तेजस्वी यादव इस बात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल ये बहुत मुश्किल होगा। और यह गणित लगा लेना कि ठीक है 16-16, 32%, 8% मुकेश सहनी का वोट जोड़कर 40% का वोट बैंक हो रहा है। 16-16 तो उनके पास पहले भी वोट बैंक रहा है, इसके पहले भी रहा है। क्या 16-16 के परसेंट के वोट बैंक के बाद भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो 2010 का चुनाव हो, 2015 का हो या 2020 का चुनाव हो, वो वोट बैंक कितना कन्वर्ट हुआ उनके पास, ये भी देखने वाली बात है कि पूरा का पूरा वोट बैंक मुस्लिम के पास जाता नहीं है, पूरा यादव का समीकरण का उनके पास वोट बैंक जाता नहीं। और जिस तरीके से ओबीसी मेजोरिटी जाता है, मेजोरिटी जाता है, मेजोरिटी जाता है, सिर्फ ये 100% तो किसी को नहीं मिलता, किसी के नहीं जाता। लेकिन ये तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं, उन्होंने मुकेश सहनी को क्यों लिया, इसीलिए इस बात को जानते हैं कि एमवाय समीकरण से सत्ता में आया नहीं जा सकता। और यही कारण रहा कि इस बार जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उन्होंने, आप देखिए, कुशवाहा समाज को ज्यादा टिकट दिया, हर इस बार बड़ा प्रतिनिधित्व कुशवाहा समाज को दिया है, महिला को ज्यादा टिकट दिया है। तो तेजस्वी यादव की ये मजबूरी है कि वो जानते हैं कि सिर्फ एमवाय समीकरण से, जब लालू प्रसाद यादव 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद लगातार बने, तो एमवाय समीकरण के साथ पिछड़ों का भी बड़ा वोट बैंक लालू के साथ जुड़ा था, जो बाद में नीतीश कुमार, बिल्कुल, और बाद में जो नीतीश कुमार और बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव से वो वोट झटक लिया है। अब लालू के पास एमवाय का समीकरण है जो भी पूरा उनके साथ जुड़ा नहीं है, तो निश्चित रूप सत्ता में आने के लिए उन्हें दूसरे वोट बैंक की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए उन्हें पता है कि भाई पिछली बार जब हुआ था तो 0.37% का वोट का फर्क था, सिर्फ 12,000-15,000 वोट से सत्ता चली गई थी, 15 विधायकों का फर्क था, तो बाकी जोड़ने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो पत्रकार वार्ता हुई थी, राहुल गांधी का फोटो क्यों नहीं लगाया? भाई तेजस्वी यादव इतने बड़े नेता नहीं है कि राहुल गांधी का फोटो उसमें नहीं लगा सकते। अशोक गहलोत वहां डिक्लेयर कर रहे हैं, वहां पर आप उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश सहनी का डिक्लेयर कर रहे हैं, आप यह क्यों नहीं कह रहे कि भाई हमारी सरकार आएगी तो एक मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा और हमारे राजेश राम जो दलित है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस उप मुख्यमंत्री नहीं बना रही, कांग्रेस पोस्टर के ऊपर नाम तक राहुल गांधी का चेहरा तक लगाने को तैयार अखिलेश यादव नहीं है। और राहुल गांधी की ऐसी क्या समस्या थी? अगर राहुल गांधी आज आते इस पत्रकार वार्ता में और राहुल गांधी डिक्लेयर करते कि अखिलेश और हम साथ में हैं और अखिलेश हमारे तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। राहुल गांधी से जब 17 अगस्त को राहुल गांधी जो रैली शुरू की थी तेजस्वी के साथ, वोट अधिकार यात्रा, 17 दिन उन्होंने बिहार की यात्रा की, तब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई तेजस्वी हमारे, अभी गोल गोल जवाब दिया, सीधा कहा नहीं। एक लाइन से अगर राहुल गांधी ये कह देते उस पत्रकार वार्ता में कि हाँ तेजस्वी सबसे बड़े नेता हैं, बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और सत्ता में आने पे तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तो मुझे लगता है कि इतना जो विवाद चला है अभी तक आरोप प्रत्यारोप का वो नहीं चलता। और आज इतने, मतलब वो कहते हैं ना, आते आते बहुत देर कर दी हुजूर, इतने समय के बाद आप घोषणा कर रहे हो, उसका कोई बहुत तो नहीं है। मतलब कनपट्टी पे बंदूक लग के घोषणा तेजस्वी ने आपसे करवा ली और आपने भारी मन से कर दी। मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा असर फिलहाल नहीं पड़ना है। महागठबंधन के आगे एनडीए का जो स्ट्रेटेजी मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा, और वो उसी स्ट्रेटेजी पर चलेंगे। भले ही आज तेजस्वी को घोषित कर दिया होगा, न भारतीय जनता पार्टी इस बात की घोषणा करेगी, ना अमित शाह जी करेंगे, ना नरेंद्र मोदी करेंगे। वो एक ही बात कहेंगे कि भाई हम नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री के, विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय होगा और मुझे लग रहा है उसके बाद इसकी घोषणा होगी, जो आज रविशंकर प्रसाद जी ने पत्रकार वार्ता में भी स्पष्ट किया है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से वैभव त्रिपाठी के पास। वैभव जी बताइए, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बताइए राहुल गांधी की तस्वीर आज क्यों नहीं थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? इतनी बड़ी घोषणा हो गई, मुख्यमंत्री फेस चिल्लाते रहते हैं हमेशा, गोदी के एंकर भी चिल्लाते हैं, भाजपा के साथी भी चिल्लाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घोषणा के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। होंगे भी कैसे जब विरोधी संतुष्ट मुझे नहीं होना है, संतुष्ट बिहार के मतदाताओं को होना है। वैभव त्रिपाठी जी, मुझे संतुष्ट होने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो महज आपसे एक सवाल कर रहा हूं और ये सवाल चर्चा में है। आवाज, हेलो जी वैभव जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं संतुष्ट मुझे नहीं होना है, संतुष्ट आपको बिहार की जनता को करना है। और मेरा काम सवाल पूछना है, जो मैं आपको पूछ रहा हूं ये मौजूद सवाल है कि अगर तेजस्वी का फोटो था तो राहुल जी का क्यों नहीं था? फॉर दैट मैटर दीपांकर भट्टाचार्य का क्यों नहीं था? मुकेश सहनी का क्यों नहीं था? मैं आपके संतुष्टि की बात कर भी नहीं रहा हूं, क्योंकि भाजपा और एनडीए जब हमारे खिलाफ खड़े हैं तो हम उनकी बात कर रहे हैं और वो कभी संतुष्ट होंगे भी नहीं। सवाल ये है कि जब बिहार के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के हमारे प्रभारी हैं, सारे नेता हैं, अब आपको उसमें नुक्ताचीनी जिसको निकालनी है वो तो यही कहेगा ना कि फोटो क्यों नहीं है,
रविशंकर प्रसाद कैबिनेट से बाहर क्यों हैं, ये भी तो सवाल है। बेचारे इतने छटपटाते रहते हैं लेकिन कैबिनेट से बाहर है। ये पूरा, अभी आप MY और 40% की बात कर रहे थे, मैं 40% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो 80% की बात कर रहा हूं। सवाल ये है कि जो किसान त्रस्त है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जो युवा रोजगार के लिए त्रस्त है, उसकी बात मैं कर रहा हूं, जो 60% जनता भूमिहीन है बिहार की, वो सवाल कर रही है कि 20 साल के शासन में नीतीश कुमार ने एक भी ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया कि जो भूमिहीन है उनको भूमि पट्टा मिल सके। ये सवाल है। 20 साल की उपलब्धियों के नाम पर नील बटा सन्नाटा हो जाता है, और चाहे वो भाजपा के बड़े नेता हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, योगी जी यूपी से चले जाते हैं, वो घुसपैठिया चिल्लाने लगते हैं। तो बात यह है कि सवालों के जवाब नहीं हो पा रहे हैं। और तेजस्वी जी ने एक सवाल किया था ना, इस बात पे कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि नीतीश बाबू के साथ भाजपा के घटक दल, एनडीए के घटक दलों की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई साझा मीटिंग नहीं हुई, उस पर चर्चा नहीं होगी। अरे हमने तो चलिए, घोषित आप ही कर का दिया सवाल था ले चलता हूं बीजेपी के नेता के पास। समीर जी जो बात कह वैभव जी, आप ही का सवाल ले चलता हूं बीजेपी के नेता के पास। अनंत अमित जी, आपने चुनौती दी थी, महागठबंधन ने अपनी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एनडीए अपनी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कब घोषित करेगी? आनंद जी बताइए। देखिए, सबसे पहले दीपक जी, आप जो बिहार में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो घटना घटी, माननीय राहुल गांधी जी पूरे 3 महीना तक बिहार की सड़कों पर जो वोट चोरी का नारा लेकर जो घूमते रहे, लगभग 13 जिलों में उन्होंने भ्रमण किया और माननीय तेजस्वी यादव जी साथ थे। लेकिन आज बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि माननीय राहुल गांधी जी वोट चोरी की बात करते करते आज राहुल गांधी जी के सम्मान की चोरी बिहार की धरती पर हो गई। आज बिहार में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और एक राष्ट्रीय दल के जो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जबकि पोस्ट खाली अभी नहीं है और ना ही बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली होने जा रहा है, और आज उनकी तस्वीर जो नहीं लगाई, ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे हमारे बड़े भाई जिस तरीके से कल कह रहे थे कि कल जो मीटिंग हुई है माननीय लालू यादव जी के आवाज पे, निश्चित तौर पे जबरन ये कहा गया है कि आप हमें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए तभी हम चुनाव में जाएंगे, और आज उसी का परिफल था कि ये हुआ। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं दीपक जी, ये देश में पहला ऐसा चुनाव हो रहा है, लगभग 40-45 वर्ष, हमारे उम्र 45 वर्ष का मैं हो गया हूं, पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें हमने किसी प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद की घोषणा भी हमने पहली बार जीवन में सुना है। मुख्यमंत्री का तो सुना था, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा बिहार में पहली बार होती है। उसके पीछे के भी कारण को मैं बताता हूं। बिहार में लगभग 8 से 10% सहनी वोटर है, जिनको कि मलाह कहते हैं, मलाह ऑप्शन आप कह रहे थे। लेकिन दीपक जी, आपने बहुत पुरानी पत्रकारिता की है, आपके पत्रकारिता को देखकर हम लोग आगे बढ़े हैं। बिहार में कैप्टन जयराम निषाद होते थे, बड़े लीडर होते थे सहनियों के, सन ऑफ मलाह उनको कहा जाता था, और आज उनके बेटे पुनः भारतीय जनता पार्टी में, उनकी बहू रमा निषाद चुनाव लड़ रही है, और पूरा गठबंधन, पूरा एनडीए आज एनडीए के साथ है, सहनी मोटर। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से हमारा ये कैंपेन चल रहा है और 243 सीट पे पूरे एनडीए के 5 गठबंधन के दल सारे विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें इसका प्रतिफल मिलने वाला है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बिहार की जनता यह जानती है कि एनडीए का मतलब होता है विकास विकास विकास, महागठबंधन का मतलब होता है विनाश विनाश विनाश। ये बिहार की जनता ने विगत 20 वर्षों के लालू यादव के 15 साल के कुशासन को, जंगल राज को देखा है, और बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल के उस शासन को भी देखा है, जो आज दीपक जी, आप पटना से मुजफ्फरपुर चले जाएंगे 1.5 घंटे में, पटना से गए चले जाएंगे 1.5 घंटे में, पटना से सिवान चले जाएंगे 1.5 घंटे में, पटना से आरा चले जाएंगे 1.5 घंटे में। और पहले दीपक जी, मैं जमशेदपुर से आता हूं, जमशेदपुर से मुझे हाजीपुर जाने में पहले 24 घंटे लगते थे, आज हम 6 घंटे में जा रहे हैं। ये तो हमारी सरकार का प्रतिफल है। और जहां तक महिलाओं और लड़कियों का सम्मान है, तो विगत 20 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने जो काम किया है, उसी का प्रतिफल मिल रहा है। और एक बात कहना चाहता हूं, बार बार ये मुख्यमंत्री पद की बात करें, मैंने थोड़ी बातें बचा भी लीजिए, आगे काम आएंगी, थोड़ी बातें बचा भी लीजिए, आगे काम आएंगी अनंत अमित जी, क्योंकि हमको लंबी बातचीत करनी है। आप एक साथ सब बातें कह देंगे तो कैसे काम चलेगा? बादशाह आलम जी, मुझे बताइए कि क्या अशोक गहलोत के कंधे पर बंदूक रखकर, ये जो पूरी के सर पर बंदूक रखकर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा कराई गई है, क्या यह सच है जो आरोप अनंत अमित लगा रहे हैं?
नहीं ये तो कि जल्दबाजू में लालू जी के दबाव नहीं, में, ये- तेजस्वी के दबाव में, कि हम महागठबंधन में ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी स्थिति थी क्या? नहीं, आनंद भाई ने भी देखा होगा जो हमारा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो किस तरह का माहौल था, किसने क्या बातें कही, आपने भी देखी होगी दीपक जी। तो ये इसमें कोई इस तरह से बंदूक वाली बात नहीं है। हमारे महागठबंधन के एकजुट लोग हैं, एक राय है और बिहार की विकास की बात करते हैं। हमारे गठबंधन के लोग सब एक साथ के ऊपर हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी तो ये पिछले एक हफ्ते से ये लोग चिल्ला रहे थे कि भाई आपका सीएम फेस कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा। आज उनकी चीजों को सामने आगे रख दिया है। गहलोत जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबका साझा कॉन्फ्रेंस में ये आ गया कि अब तेजस्वी होंगे। आप अपना तो डिसाइड कर लो कि आपका कौन होगा, आपकी पर्ची से ही आएगा। लेकिन वो दीपक जी आपने हमें जो टाइम दिया वो सबसे आखिर में दिया, तो मैं पहले ये दिलीप जी हमारे जो पत्रकार हैं, ये वहाँ एक मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम गिना रहे थे, उनके बेटे को टिकट दिया है आरजेडी ने ओसामा को। भाई उसके ऊपर न कोई पुलिस केस है न एफआईआर है। तो एक ओसामा वहां आपको गृह मंत्री को भी दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके ये धूमल सिंह है, आनंद सिंह है, ये आनंद मोहन है, ये लोग कौन है? ये अमरेंद्र कुमार हैं। तो जरा हमारे पत्रकार महोदय को ये नाम भी ले लेना चाहिए था। और दूसरे पत्रकार हमारे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फोटो ढूंढ रहे हैं कि राहुल गांधी का फोटो उसके ऊपर नहीं है। अरे राहुल गांधी के रिप्रेजेंटेटिव क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप इसको सुनो। अभी आप चीफ मिनिस्टर का नाम कांग्रेस वालों के मुंह से सुनना चाह रहे थे तो उन्होंने सुना दिया। अब आप जो 20 साल से सरकार चला रहे हो और आप जो है जंगल राज की बात करते हो, 2005 से सरकार में आप बैठे हुए हैं, वहां रोजगार की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये कि इसी के इर्द गिर्द अगर बहस हो, पहले क्या हुआ और फोटो किसका लगा किसका नहीं लगा। बिहार की जनता इस वक्त गरीबी से त्रस्त है, रोजगार नहीं है, वहां पलायन नहीं रुक रहा है। तो ये सब पर बातें होनी चाहिए। हमारे पत्रकार महोदय भी जो आप बैठाते हैं, हमें तो लगता है कि ये लोग भाजपा के बीजेपी के प्रवक्ता है। तो जो समीर जी कह रहे हैं पप्पू यादव जी से भी कहलवा देते हैं, करेंगे ये है पप्पू यादव जी से भी कहलवा देते हैं, उनका नाम भी ले लेते हैं। बिहार की बात करो, महागठबंधन इस वक्त बिहार में विकास चाहती है, बिहार में गुंडा राज खत्म करना चाहती है, वहां के युवाओं को रोजगार देना चाहती है। आरोप तो आप पर ये लगते हैं कि आप गुंडा राज के पर्याय थे, आरजेडी गुंडा राज की पर्याय थी बादशाह जी, ये आरोप तो आप पर लगते हैं ना। गुंडा राज, जंगल राज, रंगदारी, भ्रष्टाचार, इस सब का पर्याय ये आरोप तो आप पर लगता है ना। चलिए मैं नहीं लगा रहा हूं, बीजेपी तो लगाती है ना आपका जंगल राज। आरोप तो लगाते रहेंगे ये जितनी विपक्ष की पार्टियां है, लेकिन ये 20 साल का हिसाब भी तो इन्हें देना पड़ेगा। ये इतना भ्रष्टाचार किया, ये 72,000 करोड़ रुपए खा गए, ये किसके जेब में गया, कौन ले गया, ये इसका हिसाब ये नहीं देंगे। इनके आए बीजेपी के सारे मंत्री एक तरह से सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी। एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं अनंत अमित से, चूंकि आपने इतने सारे आरोप लगाए। आप बताइए 20 साल के भ्रष्टाचार का क्या हिसाब? इनके विजय आप एक बात अनंत अमित जी आप जान लीजिए। बादशाह जी 1 मिनट रुक जाइए, बादशाह जी रुक जाइए, बादशाह जी रुक जाइए। अनंत अमित जी, मैं आपको बड़े गंभीरता से एक बात बता रहा हूं कि बिहार में हर दूसरा आदमी ये शिकायत करता है कि सरकारी योजनाओं में बुरी तरह से भ्रष्टाचार है, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता। ये कौन सी व्यवस्था दे दी और ये कौन सा विकास है, ये भी बता दीजिए। दीपक जी, अभी आरजेडी के मित्र कह रहे थे 72,000 घोटाले की बात कर रहे थे, तो आज मैं आपके माध्यम से 72,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं। 72,000 करोड़ कहा था मैं। नवंबर 2016 में आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनती है 2017 तक में, और उस दौरान सबसे ज्यादा जो घोटाला होता है 1356 करोड़ का घोटाला होता है स्वास्थ्य विभाग में। किसके पास होता है? वो आरजेडी के पास होता है। जो उसके बाद ग्रामीण विकास जो होता है किसके पास होता है? आरजेडी के पास जितने विभाग होते हैं 72,000 करोड़ का घोटाला उसी दौरान होता है बिहार की धरती पर, और 17 महीने की सरकार में होता है। और हमारी जब सरकार रही है दीपक जी, ये पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जी के ऊपर एक भी अगर भ्रष्टाचार के आरोप अगर किसी दल ने या किसी ने भी व्यक्ति ने लगाया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बिहार का देश का पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिनके ऊपर आज तक एक भी भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं। ठीक है, चलिए मैं यहीं पर रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आऊंगा।